नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनावों ने हमारे चैनल को इतना लोकप्रिय बना दिया है कि मेरे पास इतनी डिमांड आने लगी है कि लोग चाहते हैं कि मैं रोजाना रामपुर, मैनपुरी या खतौली सीट का जो उपचुनाव हो रहा है उस पर वीडियो बनाऊं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इन तीनों में से एक पर वीडियो जरूर बनाएं। अभी कल हमने खतौली पर बनाया था, परसों रामपुर पर बनाया था, मैनपुरी पर कई वीडियो बनाए हैं। आज बारी एक बार फिर रामपुर की है। कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है, देखिए 3.8 लाख मुस्लिम वोट हैं रामपुर सदर विधानसभा सीट पर, जिससे आजम खां 10 बार विधायक रहे हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि आजम खां का बोलबाला यहाँ पर किस कदर रहा है और उनकी तूती यहाँ पर बोलती रही है। लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं है। उन्होंने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है, जो अभी अभी लोकसभा का उपचुनाव हारे थे यहाँ से, जब आजम खान ने सीट खाली की थी। अब आजम खान ने अपनी विधानसभा सीट के लिए भी उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। तो चुनाव यहाँ पर दिलचस्प हो रहा है। यहाँ पर सीट पर 55% मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये आज के वीडियो में थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रतिशत जो मतों का है वो मुसलमानों का चाहिए, जहाँ पर इतनी भारी आबादी है। और अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी की मैं बात करूँ तो इसमें सर्वाधिक जो पोर्शन आता है वो जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें अपर कास्ट जैसे कि पठान हैं, तुर्क हैं, ये सब अपर कास्ट हैं। और इन सब को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन सबको अपनी तरफ जुटाने के लिए बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए इन सबको कोशिश कर रही है। पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय का एक सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो रामपुर से सांसद भी रहे हैं एक बार, वो मौजूद थे। ब्रजेश पाठक को भेजा गया था। इसके अलावा दर्जनों मंत्री यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसके बासित अली अध्यक्ष हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, अल्पसंख्यक मोर्चे के लगभग 200 कार्यकर्ता और नेता आसपास के जिलों से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बुलाए गए हैं कि भाई जाइए, मुसलमानों के बीच आउटरीच कीजिए, संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो बीजेपी के समर्थन में इस बार मतदान करें। तो बीजेपी कोशिश अपनी पूरी पूरी कर रही है। 2 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ की एक रैली होगी, उसके बारे में भी काफ़ी यहाँ पर बज़ है कि यहाँ पर शायद योगी आदित्यनाथ अंतिम समय में मतदान से 2 दिन पहले जब यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे तो उसका माहौल पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि जो कोरोना काल में और उसके बाद में इतने समय तक जो फ्री राशन बांटा है बीजेपी ने इस लोगों के लिए, तो उसमें से 3 करोड़ तो मुस्लिम आबादी है इस राज्य की, जिसको इसका फ़ायदा मिला है। ख़ासतौर से जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको बीजेपी ने खूब यहाँ पर राशन दिया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ को लेकर है, वो भी, उसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों को ही मिला है। तो बीजेपी अपनी इस बात का भी क्लेम कर रही है कि ऐसा मुसलमान क्यों सोच रहे हैं कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का फोकस इस सीट को जीतने के लिए इसलिए भी है कि अगर ये सीट बीजेपी जीत लेती है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, बल्कि दुनिया में भी ये मैसेज दिया जा सकता है कि अब मुसलमानों ने भी बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो खुलकर बीजेपी के लिए वोटिंग करने लगे हैं। तो यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस सीट पर एक बढ़िया मैसेज दिया जाए और इस सीट को हर हालत में जीता जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई ये ना कह सके कि साहब बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते। खैर, देखते हैं होता क्या है। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी ने यहाँ पूरे जोर लगाए हुए हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में जब हमने रामपुर पर बनाया था, कि ये एक शख्स हैं फसात अली खान, जिन्होंने, जो आजम खां के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसे लेकर बहुत सारी खबरें लिखी गई हैं। अमर उजाला ने अपने एडिशन में अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, परसों ही, एक स्टोरी छापी है इसके बारे में, फसाहत अली खां के बारे में, उर्फ शानू इसका नाम है। इसमें ये बताया जाता है कि भाजपा में शामिल होने के वक्त शानू ने प्रदेश पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, उनके सामने कहा कि अब मैं आपके पास आ गया हूँ, मेरी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि शानू को किस बात का खतरा है।
क्या वह आश्वासन चाहते हैं कि उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई ना हो? अभी फिलहाल यह कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब शानू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन मुकदमों को सरकार वापस भी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अधिकांश में आजम खां ही आरोपी हैं जिनके लिए वो हमेशा काम करते थे। चर्चा यह है कि जिले से बाहर रहने के दौरान उन्हें जिला बदर किया गया था एक बार, तब उनका संपर्क किसी आरएसएस के पदाधिकारी से हुआ और फसाहत अली खान शानू को उन्होंने जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी एनएसयूआई से की थी, यानी कि कांग्रेस का जो युवा मोर्चा है उससे की थी। और इसके बाद वो नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ से जुड़ गया था। नवेद मियाँ जो आजम खां के धुर विरोधी माने जाते हैं यहाँ पर। नवेद मियाँ ने तो समर्थन का ऐलान कर दिया है बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए, और नवेद मियाँ का ये बयान आया है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार आजम खां के लोगों के साथ चल रहा है, और उनका कहना है कि आजम खां के कार्यालय और निवास पर बैठे लोग भी हमारे संपर्क में हैं और इस बार सपा प्रत्याशी की हार होगी और बेहद शर्मनाक होगी। नवेद मियाँ ने सपा में गए लोगों की वापसी की कोशिश में लगे हैं, और बहुत सारे उनका कहना है कि लोग जो सपा से गए हैं उन्हें वापसी करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन नवेद मियाँ ने कहा कि सपा छोड़ने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, आप किसे वापस लाएंगे? इस उपचुनाव में आजम खां के साथ उनका साया भी नहीं बचेगा। आजम खां की तानाशाही, जुल्म, ज्यादती और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके लोग सपा प्रत्याशी को हराने में जुट गए हैं, और हालत यह है कि अभी जो लोग आजम खां के घर और दफ्तर पर बैठे नजर आ रहे हैं वो हमारे संपर्क में हैं। तो इस तरह की जब बातें होंगी तो निश्चित रूप से माहौल तो बिगड़ेगा ही। दूसरी ओर मैं शानू के बारे में बता रहा था कि 2005 में शानू ने नवेद मियाँ का साथ छोड़कर आजम खां के पास अपना स्थान बना लिया था, और आजम खां ने अपना मीडिया प्रभारी उसको बना दिया था। शानू का पार्टी में अच्छा रुतबा था। इसके बाद आजम खां सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, शानू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2009 में जब आजम खां को सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब भी शानू परछाई की तरह उनके साथ रहे। अमर उजाला की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। 2017 में जब प्रदेश में सरकार बदली तो आजम खां पर कई मुकदमे दर्ज हुए, शानू पर भी मुकदमे दर्ज हुए, और उस पर भैंस की घंटी चोरी करने तक के आरोप लगे। मुकदमे दर्ज होने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, कई महीनों तक जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान ही उसके पिता का निधन भी हो गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। गुंडा एक्ट लगा, 2 बार जिला बदर किया गया, और बताया जाता है कि जिला बदर के दौरान शानू जब दर दर भटक रहा था तो उसकी मुलाकात संघ के एक पदाधिकारी से हुई, और उन्होंने ही उसे सलाह दी कि वह भाजपा में शामिल हो जाए, और इसके लिए उसने प्रदेश स्तर के एक बड़े नेता से बात की। आजम खां का दाहिना हाथ माने जाने वाले शानू को भाजपा में शामिल होने की बात को बड़े नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। बात तो पहले से ही तय थी, शानू को बस मौके का इंतजार था, और बड़े नेताओं ने यह भी कहा कि आपको पार्टी ज्वाइनिंग बड़े स्तर पर होगी। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अभी कुछ समय पहले वहां आकर उनकी पार्टी की ज्वाइनिंग कराई। ये जो तस्वीर आप इतने समय से देख रहे थे, ये उसी ज्वाइनिंग की रेयर सी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल नहीं हो पाई। लेकिन इसे बड़ा कदम माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये बड़ा दांव तो चला है इस सीट को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर मंत्रियों की फौज उतार दी गई है रामपुर विधानसभा सीट को लेकर। यहाँ पर पूरी फौज उतरी हुई है। यहाँ पर अब तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री गुलाब देवी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, ये सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह भी कई बार आ चुके हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला प्रभारी राजीव सिसोदिया, ये सब यहाँ पर संपर्क कर चुके हैं। और हकीकत बात यह है कि सबसे बड़ी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई स्टार कैंपेनर है ही नहीं। आजम खां अकेले इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे जीते? अखिलेश यादव तो अपनी पत्नी को जिताने के लिए जाकर बैठ गए हैं मैनपुरी में, क्योंकि मैनपुरी सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी को अपने हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, जो मुलायम सिंह यादव की खाली करी हुई सीट है। तो उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो मैनपुरी जिताएं या रामपुर की और खतौली जो जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है वेस्ट यूपी का, उसको जिताएं। मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से देखूं
तो खतौली सीट बीजेपी बड़ी आसानी से जीत रही है, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां से अब बीजेपी के विधायक के ही डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो सीट खाली हुई थी। इसके अलावा मैनपुरी में क्लोज फाइट में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन रामपुर सीट को मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि बीजेपी के लिए ये सीट हलवा नहीं है। ये सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशंस बीजेपी के अनुरूप नहीं है। अगर बहुत कम मतदान हो मुस्लिम में, मुस्लिम प्रत्याशी भी तो कोई नहीं है, अगर बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी आ जाता तो बस बीजेपी का काम आसान हो सकता था, जैसे कि आजमगढ़ में हुआ था। लेकिन उपचुनाव ना कांग्रेस लड़ रही है ना बीजेपी लड़ रही है, तो यहाँ पर समीकरण इसी वजह से मुश्किल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ बीजेपी जीतती है रामपुर में, तो ये वास्तव में 8वां अजूबा होगा। इस चुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। हर्ष कुमार के अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।